वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपके 17 है। इसका पहले 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। कथन ए और कथन आर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा, तो सही बात है, इसकी आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी सही बात है। तो दोनों सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई अगर आपका फंडामेंटल राइट उल्लंघन करता है तो आर्टिकल कोई मतलब कि सरकार, ठीक है, अगर सरकार आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकार के प्रवर्तन लागू करने के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? आपसे पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपको बता चुके हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट या प्रलेख जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक माना गया है। ठीक है, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी या आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इसलिए आपको पढ़ने के लिए हम बोले क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बार बार भूल जाते होंगे, इसीलिए हम इसको बार बार पढ़ने के लिए बोलेंगे भी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जिनको अगर पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में। हैबियस कॉर्पस का अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर मतलब कि पूरे शरीर के साथ उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया अवैध रूप से। ठीक है, यदि गिरफ्तार को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तुरंत जो है आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, उसी समय आजाद कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24वें बोल दिया क्या, 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए
यह एक अति महत्वपूर्ण रीट है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत वंदे प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों को उल्लंघन की, यहाँ पर ध्यान रखना है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है। इसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, ठीक है। वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार किए हुए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी जारी किया सकता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस, ठीक है, अभी ऊपर देख चुके हैं हैबियस कॉर्पस, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है, इसे सुमिलित आप कर लीजिए। एक साइड दिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि हमें शरीर चाहिए, मतलब सशरीर उपस्थित कीजिए, ठीक है, सशरीर उपस्थित कीजिए, हमें शरीर चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो क्या हो रहा, तो ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। हमें शरीर चाहिए, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण मिस होता है कि हमें सशरीर उपस्थित, मतलब कि कोर्ट के सामने करना होता है। अब परमा आदेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, जो कोर्ट है वह क्या करता है? आदेश देता है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख, ठीक है, प्रतिषेध में होता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में होता है तुरंत सूचित कीजिए, इसका मिस होता है, ये होता है, ठीक है, पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है। तो सी का यहाँ पर लिख देते हैं, सी का एक, और आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण पूरा लिख ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे में आप गड़बड़ा जाइएगा यहाँ पर। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें इसका हो जाएगा 4, हमें शरीर चाहिए, ठीक है। परमादेश, परमादेश में होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, तो इसका हो जाएगा 3। प्रतिषेध में होता है कि प्रतिषेध का मतलब होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख, ठीक है, और उत्प्रेषण का होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में होता है किस अधिकार से, ठीक है, किस अधिकार से, ये सारे आपको लिख लेना है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है कि हमें शरीर चाहिए, ठीक है, सशरीर उपस्थित करना। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। उसके बाद प्रतिषेध का अर्थ होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, और अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि किस अधिकार से आप किसी को गिरफ्तार किए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर उस चीज को देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें से देख लीजिए जो है कौन आपके सही सुमिलित नहीं है। वंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, सही सुमिलित है। परमादेश बी कमांड, ये भी सही सुमिलित है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये सही सुमिलित नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा वाई वाइट ऑथोरिटी, ठीक है, तो ये भी आपके सही है, यहाँ पर इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो किसे जो है पोस्टमार्टम भी बोला जाता है, तो इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्प्रेषण रीट में जो है उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय की री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है, ठीक है, उत्प्रेषण रीट में। उसके बाद है कि इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर प्रकार करने से रोक देता है, ठीक है, अधिकार परीक्षा आदेश।
का भी डी भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ये दिया गया है, 2 इसका आंसर है इसीलिए, ठीक है। तो इस रीट में जो है पोस्टमार्टम का भाव निहित है, इसका अर्थ उपरोक्त उत्तर में से ई होगा, ठीक है। आयोग ने इसे, जबकि आयोग ने डी को सही माना है। अच्छा, जो बीपीएससी है देख लीजिए, इसे सी डी को सही माना है। तो अगर आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो डी मान सकते हैं, ठीक है, डी मान लीजिएगा आप लोग, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर ई होना चाहिए। आप देख चुके हैं कि उत्प्रेषण में भी आपके पोस्टमार्टम आता है और अधिकार परीक्षा में भी पोस्टमार्टम आता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर बीपीएससी के हिसाब से चलना है तो आपको डी मारना होगा, अगर एक्चुअल में सही चलना है तो आपको ई मारना होगा। अपने डिसाइड कर लीजिएगा जो भी आंसर आप लगाइएगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट या याचिका को कहा जाता है। तो उस रीट या याचिका को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मैंडेमस बोला जाता है, ठीक है, मैंडेमस बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमादेश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊपर देख चुके हैं हम लोग, परमादेश कहते हैं, ठीक है, परमादेश कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित आप इसे कर लीजिए, ठीक है। एक साइड दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और एक साइड दिया गया है उसका प्रावधान। देखते हैं पूरा स्क्रीन में आता है, पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा, ठीक है, तो देख लीजिए। अच्छा, अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ए का जो हो जाएगा 2, ठीक है। अनुच्छेद 29(2), जो अनुच्छेद 29(2) है उसमें क्या है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी भी आधार पर, अगर जो सरकार से डोनेशन लेता है वो इस आधार पर उसको किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसका 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 30(a), अनुच्छेद 30(a), इसमें है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। तो 3 इसका हो जाएगा। उसके बाद बचा 31 है, ठीक है, 31 का तो एक ऑटोमेटिक हो जाएगा। और पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर सारा कुछ को पढ़ सकते हैं, सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची निम्नलिखित में से कौन जो है सुम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन जो आपके सही सुम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सुम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17, तो ये सही बात है, ठीक है, ये सही सुम्मिलित है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 23, ये गलत है। जो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है ये आर्टिकल 22 में है, ठीक है, आर्टिकल 22 में है। तो 2 वाला आपके गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आर्टिकल 25 में है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है, आर्टिकल 29 में है, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आप यहाँ पर इसे नीचे भी देख सकते हैं लिखा हुआ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। उपाधियों का अंत, जो उपाधियों का अंत करने की बात की गई है अनुच्छेद 18 में, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपके आर्टिकल 26 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ठीक है, ये आपके आर्टिकल 29 में है। शिक्षा का अधिकार, ये किस में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का या ए में है, ठीक है। तो सारे आपको यहाँ पर मैच कर दिया गया है और नीचे आपको इसके आधार पर आंसर आपको देख लीजिएगा, सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये किस केस में आया? तो ये आपके आया है केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है। उसके बाद है मूल ढांचे का सिद्धांत, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। मूल ढांचे का सिद्धांत बोल रहा है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं आपको हम, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत ये कब आया? ये आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आता है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये आपके आता है संविधान के अनुच्छेद 23 में, ठीक है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध या रोक लगाता है आर्टिकल 23 लगाता है। तो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसका ए राइट आंसर होगा, जो ऊपर मिला है उसे आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती केस ने जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे देता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस, और 1965 में जो है सज्जन सिंह बना राजस्थान केस में जो है राजस्थान राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट जो है संसद को अधिकार देता है कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, ठीक है। संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। जबकि 1967 में जो है गोलकनाथ बना पंजाब राज्य केस में जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर 1973 का केस आता है। वो केस होता है आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो हमारा संविधान 1950 में लिखा गया है, जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। जो 1950 में जो कुछ लिखा गया है उसे हटा नहीं सकता। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ जोड़ सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे आप यहाँ पर आगे पढ़ भी सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। बात बोला कि विस्तृत है लेकिन असीमित नहीं है कि जहां पाए वहां संशोधन करके हटा दे। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, जो आपको बताएं यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन शब्द को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? ठीक है,
तो केशवानंद भारती बना केरल राज्य में किया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 के बाद केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब बताया गया, प्रतिपादन किया गया पहली बार। ठीक है, जिसका अनुमोदन, यहाँ पर तो प्रतिपादन किया गया और उसका अनुमोदन, इस शब्द को ध्यान रखना है, प्रतिपादन शब्द को आपको ध्यान रखना है और अनुमोदन, अनुमोदन जो है मिनर्वा मिल्स केस में हुआ 1980 में। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिपादन लिखा है या अनुमोदन लिखा है। अगर अनुमोदन लिखेगा तो मिनर्वा मिल्स केस, अगर बोलेगा प्रतिपादन से कब हुआ तो 1973 में केशवानंद भारती बना केरल राज्य में। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस में या किस केस ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। क्या बोले आपको, प्रतिपादित की। यहाँ पर देखिए क्या की, प्रतिपादित की। किसमें प्रतिपादित किया गया, केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 में। ठीक है, अगर पूछता अनुमोदन तो क्या हो जाता, अगर अनुमोदन पूछता तो हो जाता है मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। जो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, ये केस का डिसीजन कब आया था, तो इस केस का डिसीजन 1967 में आया था। केशवानंद भारती बना केरल राज्य, ये आपके केस का डिसीजन 1973 में आया था। उसके बाद है मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ 1980 में, और एक के गोपालन बना मद्रास राज्य, ये कब आता है 1950 में। ठीक है, 1950 में। तो सबसे पहले हो जाएगा डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, डी ए बी सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो संपत्ति का अधिकार कानूनी भी अधिकार भी है और वैधानिक अधिकार भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। ठीक है, ये एक प्रकार से वैधानिक या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनना है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया, तो सही बात है, हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया, तो एक विधिक अधिकार बना दिया गया, तो सही बात है, विधिक अधिकार भी आपको बना दिया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन है, तो इसमें देखिए दोनों कथन आपके सही है। क्या है, इसमें दोनों कथन सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक वैधानिक अधिकार है। क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो गलत है, 301 नहीं है, 300 ए है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो सही बात है, विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया, तो गलत बात है। उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में। ठीक है, 1978 में, आपको पता भी होगा। तो 3 भी गलत हो जाएगा और 1 भी गलत हो जाएगा, तो सही इसमें से हो जाएगा केवल 2, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का लोप किया गया? तो यह किया गया आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 44वां कहां पर लिखा गया है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी आप यहां पर याद रख सकते हैं कि 20 से 1979 से ये प्रभावी हो गया था। उस समय मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संपत्ति के, यहाँ पर ध्यान रखना, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के जो है मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। कई बार हम लोग देख चुके हैं इसे, दोबारा फिर से कभी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया है। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिस संविधान संशोधन ने से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासन किया गया, वह जो आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार में नहीं दिया गया, इसे हटा दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार 19(2) के तहत, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये भी आपके आर्टिकल 19 के तहत है। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो कौन आपके 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो समानता का अधिकार तो है, विरोध का अधिकार आपको कहीं पर है? नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है, आप बता चुके हैं। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो विरोध का अधिकार नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में जो है निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास, आप कहीं पर पढ़े हैं समान आवास का अधिकार, समान घर का आवास, समान घर का अधिकार कि सभी लोगों को समान घर होना चाहिए, ये नहीं पढ़े होंगे आप। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप समानता का अधिकार पढ़े हैं, धर्म पालन करने का भी अधिकार पढ़े हैं और स्वतंत्रता का भी अधिकार पढ़े हैं। जो पुराना वीडियो नहीं देखे जाए जरूर देखिएगा, आपको सारा कुछ वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर आपको नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय संविधान द्वारा जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22।
परंतु आवास के अधिकार का उल्लेख नहीं कहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है। तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार तो देते हैं। लिंग समानता का भी अधिकार दिया जाता है, ठीक है, लिंग समानता का भी अधिकार आपको दिया जाता है। उसके बाद है सूचना का अधिकार, ये नहीं दिया जाता है, ठीक है, अशोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह एक क्या है, विधिक अधिकार है। आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार, लीगल राइट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, तब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मानित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत यन 3 अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार में शामिल है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक बार जजमेंट में ये बोल चुका है कि जो आपकी सूचना का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, हम देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो 3 गो है डायरेक्ट आपके संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, डायरेक्ट इसके संविधान में उल्लेख किया गया है, जबकि जो सूचना का अधिकार है डायरेक्ट जो है मूल अधिकार में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसे 1905 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर आपको ध्यान देना है, तो ध्यान दे लीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, सही बात है। अतः इसे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही बात है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं किया गया, मतलब हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि कोई अगर राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर देता है तो उसे जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। तो तीनों कथन आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस का पूछा हुआ सवाल था, 1996 में आईएएस इस क्वेश्चन को पूछा था, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ ही लीजिए। एक बार चर्चा में रहा था कि बिजनोई इमानुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए वाद नहीं किया जा सकता है यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए वाद करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इसमें जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में जो भारत का व्यक्ति ही है वो बोल सकता है कि हमें बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आएगा कुछ बोलेगा तो उसे तो रोक सकते हैं ना भाई कि तू काहे बोल रहे, तुम तो किसी और देश का नागरिक हो, ठीक है। तो पहला सही है। कानून के समक्ष समानता, तो आर्टिकल 14 के तहत जो है विदेशी और भारतीय दोनों समान होंगे, तो ये तो आपकी एक तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक। ये दोनों को मिलता है, भारत को भी मिलता है और विदेशी नागरिक को भी मिलता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है, तो ये केवल भारतीयों को मिलता है। तो उसके बाद है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपके भारतीयों को भी मिलता है और जो विदेशी है उन्हें भी मिलता है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार, ठीक है। तो आपको 1 और 3 जो है केवल भारतीयों को मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 29 में लिखा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों के प्राप्त या गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है, वहां पर जो लिखा गया है सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है
विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसमें से कौन सा जो मूल अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता है, यह भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार ये केवल आपके भारतीयों को प्राप्त है, केवल ये जो है जो इंडियन है उन्हें ही प्राप्त है। जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपके दोनों को प्राप्त है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सारे पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। ठीक है, देख लीजिए। विधि के समक्ष समानता ये दोनों को मिलता है, भारत और भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत। शिक्षा का अधिकार 21 का के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। जो सारे हैं ये भारतीय और विदेशी दोनों को मिलता है। 14, 20, 21, 21A, 21, 21A और उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अगर इसको छोड़ दें, इसको एक ही आर्टिकल जोड़े तो हो जाएगा 9 गो, अगर इसके जोड़ने तक हो जाएगा 10 गो। ठीक है, इसके बाद है कि अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आपूर्ति केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगा। जी को लिखा गया वहां पर। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार जो है सभी के प्राप्त है, भारतीय और विदेशी सभी को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये आपके विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय को, ये भी केवल भारतीय को। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार ये भी केवल भारतीय को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार जो है भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो देख लीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर आपको चुनना है। तो विधि के समक्ष समानता तो सभी को दिया गया है, जिसमें भी एक है उसे काट दीजिए, तो सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये तीनों केवल भारतीय को है। अगर आप यहाँ पर विधि के समक्ष समानता जानते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपके यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो देख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय को। देश के किसी भी भाग में घूमने या बसने का अधिकार केवल भारतीय को। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार केवल भारतीय को। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये आपके संवैधानिक निराकरण ये आपके भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, इसे पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो क्या दावा नहीं कर सकता है? तो देख लीजिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये दावा नहीं कर सकता है, तो पहला ही सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कर सकता है। तो आईएएस का पूछा हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भारत में घूमने के लिए कोई व्यक्ति आया, उसको थोड़ा मंजूरी बोलेगा भाई तू हिंदू बन जा, कोई मुस्लिम है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाएगा?
तो किसका वो हकदार हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। यह संप्रदाय सामुदायिक विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो सही बात है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं लिखा होगा नहीं गया ऐसा कुछ नहीं। तो जहां पर भी देखिए दो रहेगा उसको काट दीजिए, दो यहाँ यहाँ काट दीजिए, बचा एक और सी। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ का प्राप्त कर सकता है, तो सही बात है, कर सकता है। अगर पता भी नहीं है तो इस प्रकार का लाभ तो भाई उन्हीं सब के लिए बनाया जाता है जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो एक और तीन सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल था। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो संसद ने इस अधिनियम को 1976 में पारित किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल यहाँ लिखा नहीं गया है। तो भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। जोखिम भरे उद्योगों में जो है बाल श्रम का निषिद्ध किया गया, रोक लगाया गया है भारत के संविधान के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 के द्वारा, 24 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 24 के द्वारा, 23 नहीं, आर्टिकल 24 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाली स्थान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। खाली स्थान, आप हर जो शब्द उसे एक बार यहाँ पर रख के देख सकते हैं। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे कि मनुष्य बिना परछाई, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एमपीपीसी का क्वेश्चन है उसको सेम चीज को यहाँ पर आईएएस रिपीट किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना। नीचे देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही है? तो अधिकार और कर्तव्यों के साथ संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम चीज को यहाँ पर इस चीज को पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि आईएएस का क्वेश्चन है तो सिर्फ आईएएस वाला ही पूछेगा। अगर एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है तो आईएएस में पूछा जा सकता है, और जो आईएएस का क्वेश्चन है वो जो छोटे एग्जाम होते हैं, बिहार दरोगा और जो भी होता है एग्जाम, आपके बीपीएससी तो खैर बड़ा एग्जाम हो गया, तो सारे क्वेश्चन आपके वहां पर पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप आईएएस का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देख लीजिए इसमें से कौन आपके एक क्वेश्चन सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्यों के दावे हैं, तो एकदम गलत बात है, नॉनसेंस बात है। आपको याद रखना है कि जो अधिकार है नागरिक का जो है राज्यों के विरुद्ध दावे हैं, राज्यों के विरुद्ध दावे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिकार वे विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान, राज्य के नहीं भाई, राष्ट्र के, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, एकदम सही बात, ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, तो कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ग्रेट ब्रिटेन से जो है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप पढ़ सकते हैं कि सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई, जिसका तात्पर्य है कि उस अधिकार से है कि जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल 2021 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका।
हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वालों के लिए कि मध्य प्रदेश जो है सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने यह कानून 25 दिसंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान आपके बिहार राज्य का है, जहां यह कानून जो है 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से संबंधित टोटल 134 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। जो सारे वीडियो को नहीं देखे, जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।